वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोहम्मद काशिफ खान से, जो हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट के शोबे में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने अपनी खिदमात का लोहा मनवाया है। और काशिफ जो हैं वो बांझपन के इलाज में जदीद सहूलियात फराहम करने वाले क्लिनिक के भी बानी हैं और मेडिकल इक्विपमेंट की प्रोडक्शन के एक नए मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। वो कौन सा मनसूबा है और बांझपन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है इन इक्विपमेंट के ज़रिए, ये तमाम तर बातें जो है, सवालात जो है, ये हम जानेंगे आज काशिफ से ही। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो बांझपन का तो इन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन जब भी मेडिकल के शोबे की बात होती है तो हमें पता चलता है कि हम सारी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन आज हमने आपको इसी वजह से बुलाया कि पाकिस्तान में आप बहुत बड़े लेवल पे काम करें। तो क्या क्या आप इक्विपमेंट बनाते हैं और किन किन शोबों में आप माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो हम इक्विपमेंट बाहर से पहले यूज़ करते थे, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। अब कुछ फैक्टर्स हमने फेस किए, लाइक सबसे बड़ा जो फैक्टर था, कॉस्ट फैक्टर था, जो हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। उसके लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया छोटे इक्विपमेंट से, कैथेटर से, जिस तरह हम एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के लिए यूज़ करते हैं। बांझपन बेसिकली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हम स्पर्म वगैरह के जब कलेक्शन करते हैं तो उनको इंसर्शन या कलेक्शन के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। उस इक्विपमेंट पे सबसे पहले हमने काम शुरू किया कैथेटर्स के ऊपर। अब कैथेटर्स में भी डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब आप ये हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड हम बाहर से लाते थे, डेफिनेटली हम उसी के मुकाबले उसके मुकाबले का ही स्टैंडर्ड देंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने लिया कैथेटर्स से। तो कैथेटर्स अब हम यहाँ पे, और मार्केट मैंने कोप की इंटरनेशनली अजरबैजान की, वहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और उसके बाद अफगानिस्तान, जो इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है, अफगानिस्तान वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। XYZ रीजंस हो सकती हैं, बट वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे नेबर में है, तो उस मार्केट को भी हमने कोप करने। देखिए, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम ये कुछ डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान के नाम से करेंगे, कि इक्विपमेंट जो यूज़ होंगी वो हमारे पाकिस्तान के नाम से होनी चाहिए। That's very great. एग्जैक्टली। एंड जिस तरह आप बता रहे हैं ना, बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है, तो ये बताएं कि इसकी कितनी कॉस्ट होती है, मतलब एक आम आदमी किस तरह से? बेसिकली हमने आज वो बिजनेस के ऊपर बात नहीं करी, हमने ये बात करी कि अवाम तक किस तरह से आप कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। जो प्रोडक्ट उनको बहुत लाखों में मिलता है, वो आप हज़ारों में किस तरह से उसको हेल्प आउट करता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स जब या जो भी हॉस्पिटल्स काम करते हैं, उनके ऊपर जो मशीनरी या जो भी XYZ चीज़ें लाते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, डेफिनेटली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो हमारे पेशेंट्स के ऊपर जाता है, वो बियर करते हैं। अच्छा। तो उस चीज़ को कोप करने के लिए अब जब हम खुद बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% में वो चीज़ नीचे आ जाती है, जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है उसके ऊपर। अब लेट सपोज एक पेशेंट एक ट्रीटमेंट कर रहा है 1 मिलियन रुपीज़ की, तो वो डायरेक्ट ले आ जाएगी 5 से 6 लाख रुपए का। अच्छा। मतलब तो बहुत बेनिफिट, हाफ का फर्क, ऑलमोस्ट 50% इफेक्ट हो जाता है इस चीज़ के ऊपर। सही। और जब आपकी फील्ड में कंपेटिटर आ जाएंगे तो फिर इसमें भी और कमी आ जाएगी पेशेंट्स के लिए, अगर बात की जाए तो पॉसिबल है। डेफिनेटली जब एक चीज़ कंपटीशन में आती है तो गवर्नमेंट भी बहुत रिलीफ देती है, अप्रिशिएट करती है वो। तो जिस तरह भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमें गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। नस्ट के साथ अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ इक्विपमेंट। सही। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि जो आपकी मशीन है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है? इन मशीनों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये डायरेक्ट पेशेंट को हीट नहीं करते। ये जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक है। पेशेंट नॉर्मली हम मेडिकेशंस के ऊपर चलाते हैं, उसको एक मखसूस स्टेट में लेके आते हैं पेशेंट को। उसके बाद उनके जो भी लेट्स सपोज फॉलिकल्स उठा के उसके बाद वो मशीन में हम करते हैं। इनक्यूबेटर्स होते हैं, मीडियाज होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट पेशेंट को हीट नहीं करते। अच्छा। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में ना सबसे, आपने सवाल तो नहीं करा? नहीं, अच्छा, हमारे मुल्क में असल में हम इधर उधर मुड़े होते हैं, हमें पता नहीं वो पता नहीं चलता। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि इनफर्टिलिटी की अगर बात की जाए तो ना मर्द मानने की कोशिश करते हैं कि मुझ में है, ना खवातीन मानने की कोशिश करती है मुझ में है। एक बड़ा इशू है। कोप अप किस तरह करते हैं आप? दैट इज अ बिग, मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला होगा आप लोगों के लिए। सर, ये इसकी काउंसलिंग होती है स्पेशल। हमारे जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। अब वो कपल को पहले काउंसल करना होता है। हम उनको इशू डायग्नोस करके बताते हैं कि ये इशू हम फेस कर रहे हैं। अब ये कोई गलत बात नहीं है, XYZ रीज़न हो सकती है, हमारी डाइट हो सकती है, जो हम मेल के हवाले से लेट सपोज बात करें, स्मोकिंग,
ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, इस तरह की बहुत सारी रीज़न हो सकते। अब अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा ये और केपी का रीजन इफेक्ट हुआ है। क्यों? अच्छा, अफगानिस्तान और केपी के रीजन बहुत, ये बहुत इफेक्ट है वहाँ पे, ये इशू बहुत ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पे तो रीज़न ये है कि वहाँ पे 24 घंटे दर्जन होते हैं यार। सर, अब वो सिचुएशन नहीं रही। अच्छा वहाँ पे रीज़न ये है कि वो बहुत जंग ज़्यादा इलाके, वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो लोग बहुत फेस करते हैं। अब आप इवन के पेशावर के मार्केट में चले जाएं, आपको आधे से ज़्यादा अफगानी सेम ट्रीटमेंट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा यस। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि आपने भी जिक्र किया कि सबसे पहले हम पेशेंट को मेडिकेशन के ऊपर लेकर आते हैं, उसके बाद फिर तो ये कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस इसमें टाइम लगता है, पहले मेडिकेशन और फिर डिवाइसेस? उसमें ये मेडिकेशन और डिवाइसेस तो एक साथ होती है। मेडिकेशंस की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं कि अगर लेट सपोज कोई नॉर्मल इशू हो तो सिंपल ऑरल मेडिकेशंस के साथ वो हल हो सकता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब कर लेती हैं, उनके ऊपर पेशेंट को हम ला लेते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पे मेडिकेशंस के ऊपर सिर्फ हम फॉलिकल डेवलप कर सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने फॉलिकल डेवलप करने, फिर वो फॉलिकल हम कलेक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर एम्ब्रियोलॉजिस्ट वर्किंग करते हैं, उनको हम फिर कुछ टाइम के लिए रखते हैं इनक्यूबेटर्स में। ठीक है। उसके बाद हम जो उन कपल होते हैं, जो मेल के स्पर्म होते हैं, उनको हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है। वो करने के बाद फिर उसको हम प्रॉपर एक एम्ब्रियो बनाते हैं। वो एम्ब्रियो उसके बाद हम इम्प्लांट करते हैं मदर में। अच्छा, ठीक है। और ये प्रोसेस कितने टाइम का है? ये अगर हम प्रॉपर स्टार्ट से फॉलिकल से स्टार्ट करें तो इट टेक्स 2 to 3 वीक्स। अच्छा, और 2 to 3 वीक्स में सब कुछ हो जाता है? सब कुछ हो जाने के बाद फिर उसके बाद हम पेशेंट को नॉर्मली। और गजल, जब ये इस तरह की बात होती है तो हम काशिफ साहब से ये भी पूछेंगे कि कितना कॉस्टली है? नहीं छोड़ें कॉस्ट को, फतवे शतवे लगते हैं? कुछ टाइम फेस किए हैं। अच्छा। वो उनका सवाल भी अच्छा होता है, वो पूछ लेते हैं। देखिए, सवाल आने चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट होती है। एग्जैक्टली। जब तक सवाल नहीं उठेगा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो मैं अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर रहा था, तो सबसे पहले मैं उनके कुछ वहाँ पे लोग थे, उनके थ्रू मेरी चलती रही, उनसे बात चलती रही। जब हम बात करें तो एंड पे ना गवर्नमेंट की तरफ से एक सवाल रेज हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा सवाल करें कि आप क्या करते हैं, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करें, क्या करेंगे। उन्होंने कहा शरीयत में किया इसका। अच्छा। एक ही सवाल आया। तो वहाँ पे जो हमारे बिजनेस देते हैं हाफिज साहब को मैंने कहा कि आप ना इनको बता दें कि शरीयत में किया है। अच्छा, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। वैसे हाफिज साहब ने उन्होंने क्या बताया? हाफिज साहब ने उनको बताया क्योंकि ये सवाल आम आवाम का भी है, आपके बिजनेस का कोर होगा ना, और हमारी आवाम सुनना चाहेगी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो चाहते होंगे कि इस तरह की तरफ आएं, जो बांझपन का शिकार हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हाफिज साहब ने या शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। हम जब बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अब शरीयत में लेट सपोज हम कफ सिरप यूज़ करते हैं, उसमें किसी हद तक अल्कोहल भी हो सकता है। डिफरेंट कफ सिरप पे चेक कर सकते हैं आप। बल्कि कफ सिरप की तो शुरुआत ही वहाँ से हुई थी, होती। एग्जैक्टली। जब उनका ओरिजिन था, जब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जी, आप काशिफ से तमाम तर सवालात भी कर सकते हैं। 051-890-1008 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर दूसरा हम नंबर आपको बता देते हैं 051-2624946 पे, क्योंकि जो काशिफ बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर, मौली साहब की बात बता रहे थे आप। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में तो हर चीज़ अलाउड है। देखिए, अब कुछ कंट्रीज़ हैं वो एक अलग साइड पे जाती है, जस्ट लाइक हम इंडिया की मिसाल ले सकते हैं, किसी और कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें अलाउ है। वैसे लीगल कपल होता है, तो मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट में कोई का बात नहीं है। अपना मतलब जब लीगल कपल हो तो हम कर सकते हैं। स्पर्म भी उनके मेल पार्टनर के, फॉलिकल उसके फीमेल पार्टनर के, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये अब जो गजल सवाल कर रही थी, मैं ये सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा ना 2 से 3 वीक्स, अब जो हमने कॉल्स का सेशन भी ऑन कर दिया है, इसमें सबसे पहले यही बात आएगी कि 2 से 3 वीक्स तो लग जाते हैं, लेकिन पैसे कितने लगते हैं? डिफरेंट है। मतलब पाकिस्तान में एवरेज आप उठा लें कि ऑलमोस्ट 8 लाख से ट्रीटमेंट शुरू होता है। 7 से 8 लाख से। अब कुछ सेंटर्स ऐसे भी जो 5-6 लाख से भी करते हैं, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। अच्छा। पहले हम IVF करते थे, फिर उसको आजकल हमने मॉडिफाई कर लिया, ICSI कर लिया, उसमें सक्सेस रेट थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब जिस तरह मैंने बताया कि बाहर IMSI के ऊपर लोग चल रहे हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाता है, ग्रो करता है। अब जो थोड़ा सा आज भी पुराने टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये जो कास्ट आपने बताई है 8 लाख रुपया, आम आदमी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सर, कर लेते हैं। ये जिसकी 50,000 रुपया दिहाड़ी है वो किस तरह करेगा? सर, असल में ना कि ये डिजीज़ ऐसी है, कुछ लोग कुछ सेंटर्स ऐसे भी कि आपको जब ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं तो साथ साथ ना वो आपको एक प्लान देते हैं कि आप ऐसे ऐसे पेमेंट करते रहें। ठीक है। उनकी औलाद हर इंसान को चाहिए होती है। एग्जैक्टली, नो डाउट। सही। और अच्छा, ये बताएं कि अभी तक इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके कितना हद तक ये कामयाब ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं?
इनका जो रेशो है बेसिकली ग्लोबली देखा जाता है, ठीक है। वो आजकल ऑलमोस्ट 32% तक है। अच्छा, यस। और 32% केसेस कामयाब हुए हैं अब एम्ब्रियो बनाना, और 68% नाकाम हुए हैं। हाँ, अच्छा, अब हम एम्ब्रियो बना लेते हैं, वो इम्प्लांट कर लेते हैं, अब वो मदर पैड के जो के अंदर वो सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक अलग सिचुएशन है। सही। और अगर वो एम्ब्रियो आपने बना लिया, एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया, वो सरवाइव करे ना करे, दे हैव टू पे एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस यू आर टेलिंग, उसके लिए उनको अच्छा, वो pay कोई करना जो अभी आपने रेशो बताई 32% और 68% ऐसी रेशो है जो नाकाम हुए, इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर कोई अलग से फैक्टर्स हैं? एज फैक्टर फॉर अ फीमेल पार्टनर ठीक है। सबसे बड़ी हो सकती है। अब मेल पार्टनर के लिए हो सकता है, लेट्स सपोज कि जैसे वो एजोस्पर्मिया है, तो उनके लिए हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं। बायोप्सी में भी कभी हम स्पर्म नहीं मिल जाते, कभी मिल जाते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक। क्वालिटी ऑफ स्पर्म हम देखते हैं। उसके बाद फॉलिकल्स बनते हैं, तो फॉलिकल्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं कि कितने मैच्योर हुए, कितने में। अब वही जो आपने पहले बात की कि हम थोड़ा सा इसमें ना वो झिझक महसूस करते हैं ट्रीटमेंट करने में, ज़्यादातर डायरेक्ट ओपनली डॉक्टर को बताते नहीं हैं या घर में बैठे होते हैं, जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। जाना चाहिए। वैसे ये मेडिकली एडवाइस करते हैं कि मतलब अगर शादी है, मतलब 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर नहीं कंसीव हो रहा, तो आप एक दफ़ा लाजमी चेक करा के लें, साथ कंसल्ट कर लें। इस मामले में अर्ली एजेस में होता है तो बहुत अच्छे चांस होते हैं। पेशेंट ऑफ सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट जो है, अगर आपकी अच्छी है, आपके पास अच्छा पेशेंट है, तो आपका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा होगा। अब मैंने जहाँ पे पहले काम किया था, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गजाला बशीर के साथ, मैं उनका नाम लाजमी लूँगा, ये सारा कुछ मैंने उनसे सीखा है। ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह बताया ना स्टार्ट पे जब इन्होंने डिबेट स्टार्ट की, तो कुछ चीज़ें केमिकल इफेक्ट करता है। हसनैन, सॉरी टू कट यू, ये आप अपना सवाल बाद में कंटिन्यू करना। हमारे पास हमारी एक रेगुलर कॉलर है, अस्मा कराची से मौजूद है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, हसनैन भाई को भी और आपके गेस्ट को भी। वालेकुम। और माशाल्लाह से गजल, सबसे पहले मुझे आपके ड्रेस की तारीफ करनी है, बहुत प्यारी लगी है। Thank you so माशाल्लाह much। से जी। और मैं आपके जो गेस्ट आए हैं, मैं सर से ये सवाल पूछना चाहूंगी गजल कि इन्होंने कहा है कि ये अफगानिस्तान में और आज़रबाईजान में ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी किसी मुल्क में वर्ल्ड वाइड इनकी प्लानिंग है कि इसको एक्सपेंड करें इस काम को? तो ये प्लीज कुछ बताएं इस बारे में। और उनका आज़रबाईजान का कैसा जा रहा है, बैरून मुल्क ये काम कैसा चल रहा है इनका? थैंक यू सो मच अस्मा फॉर कॉलिंग। ये बिजनेस की पूछ रही है। जी हाँ, प्लान है हमारा बिल्कुल। अच्छा, दुबई वेरी नियर फ्यूचर में सही। मैं विजिट करूंगा इंशाल्लाह। अभी तो वहाँ पे हमारा प्लान है दुबई में। दुबई के बाद मेरा प्लान है यूएसए। राजा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद। राजा साहब, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, मेहमान को भी वेलकम। डॉक्टर एडीएन का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी, उन्होंने दिया है लोगों के लिए, लोगों में बड़ी परेशानी है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कज़न है, उनका ट्रबल में है, आपसे रास्ता किसका किया जा सकता है, काम किया जा सकता है? वो आप अभी मैं पीसीआर को कहता हूँ, तो काशिफ साहब का नंबर आपको भेज देते हैं। काशिफ साहब से आप इनके नंबर पे, अवैस साहब इनको नंबर दे दीजिएगा जी। चलें जी, वो क्योंकि थोड़ा सा लोग फील करते हैं, शायद फील करते हैं कुछ सवाल ऑन अच्छा सर, 30 सेकंड हमारे पास स्मोकिंग के हवाले से आपने बात की थी और केमिकल्स के हवाले से। स्मोकिंग कितना इफेक्ट करती है स्पर्म्स? एक्सेसिव स्मोकिंग बहुत इफेक्ट करती है। अच्छा, अल्कोहल भी। अच्छा, अल्कोहल भी। यस। अस्मा का सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अस्मा वो दे दिया था इन्होंने। अच्छा, दे दिया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक ऐसे इशू के हवाले से बात कर रहे थे जो कि सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, और ये पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से मुझे, गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।